डॉक्टर रोहिता अशोक कुमार सहायक आचार्य श्री राधेश्याम और मुरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीकॉम पाठ प्रथम विषय वीएसटी प्रश्न पत्र द्वितीय व्यावसायिक सांख्यिकी में अपकिरण के माप का अध्ययन गत वीडियो में प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन का विस्तार से अध्ययन किया। अब हम विचरण गुणांक की बात करें, वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, उसका सूत्र क्या है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस विचरण गुणांक ये है दो या दो से अधिक श्रेणियों में अपकिरण की मात्रा की तुलना करने के लिए विचरण गुणांक का प्रयोग किया जाता है। विचरण गुणांक ज्ञात करने हेतु प्रमाप विचलन के गुणांक को 100 से गुणा कर देते हैं तो यह विचरण गुणांक कहलाता है। अर्थात हम ये कहें कि दो या दो से अधिक श्रेणियों के अपकिरण की जो मात्रा की तुलना करने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसे विचरण गुणांक का प्रयोग किया हुआ, उसके लिए विचरण गुणांक का हम प्रयोग करते हैं। और विचरण गुणांक जब ज्ञात करते हैं तो जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात किया था उसमें को जो विचरण के गुणांक को 100 से गुणा कर देते हैं तो विचरण गुणांक कहलाता है। अर्थात कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। अतः विचरण गुणांक एक सापेक्ष माप है। इसका प्रतिदिन कार्ल पियर्सन, इसका जो प्रतिपादन था उसका प्रतिपादन करने वाले जो व्यक्ति था वो कार्ल पियर्सन था और उसने 1895 में किया था। अतः इसे कार्ल पियर्सन का विचरण गुणांक, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी कहते हैं। कार्ल पियर्सन के अनुसार विचरण गुणांक माध्य से होने वाला प्रतिशत विचरण है। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में समांतर माध्य का भाग लगा के 100 से गुणा करते हैं, तो इसका अर्थ यही है कार्ल पियर्सन के अनुसार कि विचरण गुणांक माध्य में होने वाले प्रतिशत का विचरण है, जबकि प्रमाप विचरण को माध्य में होने वाला संपूर्ण विचरण माना जाता है। इसका प्रयोग दो समूह की अस्थिरता, सजातीयता, स्थिरता तथा संगति की तुलना के लिए किया जाता है। जिस श्रेणी में विचरण गुणांक कम होता है वह श्रेणी उस श्रेणी से अधिक स्थिर मतलब संगत होती है जिसे विचरण गुणांक अधिक होता है। अर्थात हम ये कहें कि यदि विचरण गुणांक कम है तो श्रेणी अधिक स्थिर या संगत व्यवस्थित मानी जाती है। इसके माध्यम से हम समांतर माध्य ज्ञात करके उसके विचरणों की गणना करते हैं और इसके बाद जो है महत्वपूर्ण बिंदु वो है चार्लियर्स की शुद्धता की जांच, चार्लियर्स चेकिंग। समांतर माध्य की तरह प्रमाप विचलन में भी कार्य की शुद्धता की जांच के लिए चार्लियर जांच का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सूत्र है वो सिग्मा बड़े कोष्ठक f dx प्लस 1 का होल स्क्वायर और कोष्ठक को बंद करते हैं बराबर सिग्मा f dx स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा f dx प्लस सिग्मा f। इस सूत्र के प्रयोग द्वारा इसको ज्ञात किया जाता है, इसकी शुद्धता की जांच की जाती है। ये पद विचलन रीति का प्रयोग किया जाता है और पद विचलन रीति का प्रयोग किया जाता है तो सूत्र है सिग्मा बड़ा कोष्ठक f dx डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर सिग्मा f dx स्क्वायर इंटू x प्लस 2 सिग्मा f dx प्लस सिग्मा f। यदि समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हैं तो गणना क्रिया शुद्ध है, वरना गणना में अशुद्धता
प्रकट होती है। इसके बाद जो बिंदु है वह है सामूहिक प्रभाव विचलन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सामूहिक एक से अधिक समांतर माध्यों के आधार से जब हम विचलन ज्ञात करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करते हैं, वो सामूहिक प्रभाव विचलन के नाम से जाना जाता है। तो जिस प्रकार एक से अधिक श्रेणियों के समांतर माध्यों के आधार पर सामूहिक समांतर माध्य निकाला जाता है, उसी प्रकार विभिन्न प्रभाव विचलनों के आधार पर समस्त श्रेणियों का सामूहिक प्रभाव विचलन भी ज्ञात किया जा सकता है। अतः इसकी गणना प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले जब सामूहिक प्रभाव विचलन ज्ञात करने तो निम्न विधि अपनाई जा सकती है। पहला उसमें इसके लिए सर्वप्रथम सामूहिक माध्य की गणना करते हैं। जितने भी माध्य दिए हुए हैं उसकी सभी सामूहिक जो समूह हैं उसके माध्य हैं क्या हैं उसकी गणना की जाएगी। दूसरा, फिर प्रत्येक समूह के माध्य से सामूहिक समांतर माध्य निकालकर अंतर ज्ञात करते हैं, जिसे डी का संकेत दिया है, डी ज्ञात करते हैं। और फिर सूत्र का जो प्रयोग करते हैं वो है n1 to n बराबर n1 का स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस को इग्नोर करते हुए प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस n(n)(O)n प्लस n1d का स्क्वायर 1 प्लस n2d का स्क्वायर 2 प्लस n(n)(d) का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 और n नन तक है। अर्थात n1 और n2 जो है वो विभिन्न समूह के मधु का संख्या है, स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 है वो विभिन्न श्रेणियों का प्रभाव विचलन है, d1 d2 है वो विभिन्न समय जो श्रेणियां हैं उसका समांतर माध्य, ये उनके सामूहिक समांतर माध्य का अंतर है। इस प्रकार से हम इसकी गणना कर सकते हैं। और समांतर माध्य और मधुओं की संख्या हो समान होती हो तो सामूहिक प्रभाव विचलन है वो सीधे सूत्र के अनुसार कि स्टैंडर्ड 1 का स्क्वायर 2 बराबर स्टैंडर्ड 1 का स्क्वायर 2 प्लस स्टैंडर्ड 2 का स्क्वायर 2 अपॉन 2 का अंडर रूट। इस प्रकार से हम सामूहिक प्रभाव विचलन की गणना करते हैं। उसके बाद हम समांतर माध्य तथा प्रभाव विचलन, अर्थमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, किस प्रकार से इसमें ज्ञात करें, इसमें कोई अशुद्धियाँ हैं तो उसको सुधार कैसे करें, इसके बारे में जान। किसी समग्र श्रेणी के यथोचित विश्लेषण के लिए समांतर माध्य एवं प्रभाव विचलन आदर्श माने जाते हैं। इनकी सहायता से सामूहिक प्रभाव विचलन व सामान्य वितरण की विभिन्न सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं। सबसे पहले है मूल्य वर्गों का जोड़, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वैल्यूज। यदि किसी श्रेणी का माध्य अक्ष बार प्रभाव विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन एवं पदों की संख्या n ज्ञात हो, यदि हमें समांतर माध्य ज्ञात हो, प्रभाव विचलन जिसका स्टैंडर्ड का है स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ज्ञात हो, पदों की संख्या जो नंबर ऑफ आइटम्स उसका ज्ञात हो, तो इनकी सहायता से मूल्य वर्गों का योग निकाल सकते हैं और इसके लिए निम्न सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस अक्स का होल स्क्वायर अथवा स्टैंडर्ड डेविएशन 2 बराबर सिग्मा अक्स का स्क्वायर अपॉन n माइनस अक्स बार का होल स्क्वायर, या स्टैंडर्ड 2 प्लस अक्स बार का स्क्वायर बराबर सिग्मा अक्स स्क्वायर अपॉन n। तो मूल्यों वर्गों का प्रयोग व्यक्तिगत श्रेणी में और आवर्ती श्रेणी दो प्रकार से करते हैं। उसके बाद हम पहुंचते हैं अशुद्धियों का सुधार कैसे करें। इसमें अगर किसी अशुद्ध मूल्य को सम्मिलित करके प्रभाव विचलन निकाल लिया जाए तो उस अशुद्धि का सुधार करके सही प्रभाव विचलन की गणना की जा सकती है। इसके लिए व्यक्तिगत श्रेणी में पहले सिग्मा स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसमें से अशुद्ध मूल्य
का वर्ग घटाकर और सही मूल्य का वर्ग जोड़कर संशोधित सिग्मा अक्ष स्क्वायर ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात संशोधित माध्य का प्रयोग करके सही प्रभाव विचलन मूल्य वर्ग वाले सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। आवर्ती वितरण में अशुद्धि को ठीक करने हेतु इसी प्रकार संशोधित करते हैं, परंतु सिग्मा अक्ष स्क्वायर गुणा एफ में से उस वर्गांतर के माध्य मूल्यों को उठा देते हैं जिनमें अशुद्धि मूल्य स्थित है तथा उस वर्गांतर के मध्य मूल्य के वर्ग को जोड़ देते हैं जिसमें सही मूल्य स्थित है। इस तरह से सिग्मा अक्ष स्क्वायर गुणा एफ ज्ञात हो जाता है और हम उस प्रकार से दिए हुए जो प्रश्न है उसको हल कर सकते हैं। इसके पश्चात हमें जो प्रमाप विचलन के गुण और दोष उनका अध्ययन करेंगे। प्रमाप विचलन की गणितीय विशेषताएं क्या हैं उसको जानेंगे। तो उसमें मुख्य रूप से सामूहिक प्रमाप विचलन है। गणितीय विशेषताओं में एक से अधिक श्रेणियों के आधार पर विभिन्न प्रमाप विचलनों के से संपूर्ण श्रेणियों का सामूहिक प्रमाप विचलन निकाला जा सकता है। दूसरा, यदि दो श्रेणियों के मध्यों की संख्या व समांतर माध्य समान हो तो संपूर्ण श्रेणी का प्रमाप विचलन ज्ञात किया जा सकता है। तीसरा, क्रमानुसार प्राकृतिक संख्याओं का प्रमाप विचलन ज्ञात करने हेतु उसका भी ज्ञात किया जा सकता है। चौथा, यदि समांतर माध्य से विचलन लिए जाएं तो उसका जोड़ शून्य आता है और विचलनों के वर्गों का योग भी अन्य माध्यों से लिए गए विचलनों के वर्ग से कम होता है। पांचवा, प्रमाप विचलन का सामान्य वक्र या सममित विवरण के क्षेत्रफल में एक विशिष्ट संबंध होता है और एक सममित अथवा सामान्य असमित विवरण जो रेखा वितरण के मध्य सम्मिलित होती रहती है। इस प्रकार से अंत में हम प्रमाप विचलन के गुण या प्रमाप विचलन के दोष इनके बारे में जाने कि क्या मेरिट है और क्या डीमेरिट है प्रमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो जो प्रमाप विचलन के गुण हैं वो सबसे पहले गुण है समस्त मधु पर आधारित, बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स। अतः प्रमाप विचलन श्रेणी के समस्त मधु पर आधारित होता है। विस्तार व चतुर्थांक मध्य का आदि माप सभी मधु पर आधारित नहीं होते। दूसरा, निश्चित व स्पष्ट माप है। प्रमाप विचलन स्पष्ट व निश्चित माप है, इसे प्रत्येक स्थिति में मापा जा सकता है। तीसरा है उच्चतर बीजगणितीय अध्ययन में प्रयोग। प्रमाप विचलन की गणना के लिए विचलनों के वर्ग बनाए जाते हैं, फलस्वरूप सभी पद घनात्मक हो जाते हैं, अतः इसका अग्रिम विवेचन भी किया जा सकता है। चौथा है प्रतिचयन परिवर्तनों का न्यूनतम प्रभाव। प्रमाप विचलन पर आकस्मिक परिवर्तनों का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। पांचवा है उसकी उपयोगिता। विभिन्न श्रेणियों की विचलनशीलता की तुलना करने, मापों की अर्थपूर्णता की जांच करने, वितरण की सीमाएं निर्धारण करने आदि में प्रमाप अपठन का सर्वश्रेष्ठ माप माना जाता है। और छठा है निर्वचन की सुविधा। निर्वचन की सुविधा के कारण श्रेणी की आकृति को समझना सरल होता है। इस प्रकार से प्रमाप विचलन के गुण जो मेरिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन थे वो 6 प्रकार के। अब प्रमाप विचलन के दोष, जो दो दोष मुख्यतः हैं प्रमाप विचलन का डीमेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। पहला दोष है जटिल परिगणना, डिफिकल्ट कैलकुलेशन है। प्रमाप विचलन की परिगणना क्रिया अपेक्षाकृत कठिन व जटिल है, सामान्य व्यक्ति से सरलता से ज्ञात नहीं कर सकता, क्योंकि विचलनों के वर्ग तथा फिर उसके औसत का वर्गमूल ज्ञात करना सरल गणितीय क्रिया नहीं है। दूसरा है चर मूल्यों से प्रभावित, अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज। प्रमाप विचलन पर चरम मूल्यों का अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसे ज्ञात करने में मूल्यों के विचलन लिए जाते हैं
तथा फिर उन विचलनों के वर्ग ज्ञात किए जाते हैं। इस प्रकार से इसकी प्रमाण विचलन के जो डीमेरिट्स हैं वो दो हैं, एक जटिल परिगणना, दूसरा चरम मूल्यों के प्रभाव। और इसके अलावा हम इसे लॉरेंज वक्र अपकिन ज्ञात करने के लिए एक बिंदु रेख की रीति का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर मैक्स और लॉरेंज ने धन y के वितरण के अध्ययन करने के लिए किया गया था। अधिक सरल और आकर्षक व प्रभावी विधि होने पर भी इसे वैज्ञानिक नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके अपकिन की मात्रा की अंकात्मक माप संभव नहीं है और इसे उच्चतम विधि नहीं मानते हैं। इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है और इसके बाद आगे हम अपकिन के उपयुक्त माप का चयन है वो अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।